खबर दें आपको, झंकी ऑयल एजेंसी में 67 लाख रुपए की बड़ी डकैती। डाकुओं ने 40 लाख रुपए, $2000 समेटे। मोबाइल फोन्स और दीगर कीमती सामान भी ले गए। थाना कोतवाली से चंद कदम दूर एजेंसी में डाकू लाखों का सफाया कर गए। आपको बता रहे हैं, झंकी ऑयल एक्सचेंज में 67 लाख रुपए की बड़ी डकैती। डाकुओं ने 46 लाख रुपए, $2000 समेटे। मोबाइल फोन्स और दीगर कीमती सामान भी ले गए। थाना कोतवाली से चंद कदम दूर एजेंसी में डाकू लाखों का सफाया कर गए। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद है मोहम्मद रमजान मिर्जा। अपडेट कीजिएगा रमजान। जी बिल्कुल, ये लाखों रुपए की मालियत की डकैती है। दिन दिहाड़े रश भरे बाजार के अंदर इस तरह की वारदात जो है वो अफसोसनाक है। यहाँ से तकरीबन 200 मीटर के फासले के ऊपर थाना कोतवाली है, 250 मीटर के फासले के ऊपर थाना सदर है और लगभग 400 मीटर के फासले के ऊपर डीपीओ डीसी ऑफिस समेत हसास इदारों के दफातर भी मौजूद हैं। बिल्कुल मेरे सामने जो कि तकरीबन 20 मीटर के फासले के ऊपर जुडिशल कॉलोनी भी है। इसके साथ साथ बाजार है, इर्द गिर्द रश है, लेकिन इसके बावजूद भी दिन दिहाड़े अगर डकैत जो हैं लाखों रुपए की मालियत की चोरी करते हैं, डकैती कर लेते हैं, तो इसका मतलब यह है कि इदारों के लिए एक सवाल है। हमारे साथ इस वक्त मुतासरा अफराद मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप इस वक्त दफ्तर में मौजूद थे जब ये डकैती हुई? हाँ जी, मैं उस वक्त ऑफिस में मौजूद था। कितना कैश था, कितने डॉलर्स थे और उसमें मजीद कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? 46 लाख रुपया जो कैश था और $2000 थे जी। उसके अलावा हमारे जो मोबाइल फ़ोन है 6 लोग थे हम लोग उस वक्त, और एक अदर रिपीटर था हमारे पास। अच्छा, ये बताएं कि आपको अंदाजा नहीं हुआ जब डकैत जो है वो अंदर दाखिल हुए हैं, गन्स थी उनके पास या क्या सूरत हाल? पहले एक बंदा सिंगल आया जी ऑफिस में, उसने दरवाजा नॉक किया, ऑफिस हमारा बंद था। अंदर से उन्होंने पूछा कि हाँ जी, कहते हैं बात करनी है ना, तो जैसे रूटीन में लोग ऑफिस में आते हैं जी, अकेला ही आदमी था वो। अंदर इंटर हुआ है तो उसके साथ ही दूसरा बंदा पीछे भाग के आ गया है। उसके बाद फिर 2 और बंदे इंटर हो गए हैं, 4 बंदे अंदर आ गए हैं, 2 बंदे बाहर वेटिंग में थे। यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई थी हमारे ऑफिस के सामने, व्हाइट कलर की ना टोयोटा करोला AJF 765 गाड़ी का नंबर था, नई गाड़ी है बिल्कुल। तो उन्होंने गन्स निकाल ली है, पिस्टल थे उनके पास, 3 लोगों के पास। तो उन्होंने सबको हॉस्टेज बना लिया हमें। और दफ्तर में अकेले ही थे या गार्ड वगैरह भी मौजूद थे? हम लोग 3 लोग थे जी, और उसके बाद 2 लोग और ऊपर से आए, उन्होंने हॉस्टेज किया। एक और बंदा आया फिर ऑफिस का। टोटल हम 6 लोग हॉस्टेज थे जी। आपने 15 पे कॉल की और कितनी देर बाद पुलिस पहुंची? जब गाड़ी, ये पुलिस पंप हमारे बिल्कुल साथ है, यहाँ से अभी क्रॉस नहीं हुई थी जब हमने पहली कॉल की है उनको 15, लेकिन उनका रिस्पांस ये था कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितने बंदे थे, हम किसी को भेजते हैं। फिर मैंने सेकंड कॉल की है विद इन 2 मिनट्स कि गाड़ी टूबर रोड पे मूव कर रही है, मैं उसके पीछे ही था बाइक पे। तो उन्होंने फिर यही कहा कि ठीक है जी हम कर रहे हैं, पुलिस वाले भेज रहे हैं। फिर तीसरी कॉल हमने किया टोबर रोड फाटक के ऊपर जाके, तब भी उन्होंने यही कहा जी ठीक है जी हम पुलिस भेज रहे हैं। उसके बाद मैं वापस आ गया हूँ ऑफिस में। तकरीबन 20 मिनट के बाद फिर मैंने चौथी कॉल की है, तो उसके बाद भी पुलिस नहीं आई। फिर हमारा लिंक है पुलिस वालों के साथ, मैंने उनको फ़ोन किया है, पुलिस पंप के इंचार्ज जो हैं हाफिज अली अंसर साहब, उन्होंने फिर भेजी है पुलिस। मतलब 15 की कॉल के बावजूद पुलिस यहाँ पे पहुंच? राउंड अबाउट 40 मिनट बाद आई है जी पुलिस। तो आप समझते हैं कि पुलिस का रवैया जो है ये गैर संजीदा है? अब ये तो आपके सामने ही है बात, आप देख सकते हैं कि 40 वारदात और ये इतना जो एरिया रश वाला एरिया है, यहाँ पे होते हुए पुलिस पंप हमारे दाएं बाएं हर जगह पे होते हुए, और वहाँ पे मजे की बात यह कि ट्रैफिक पुलिस वाले इसका दफ्तर भी है। अफसोसनाक बात यह है कि जो है वो 4 कॉल्स के 40 मिनट बाद जो है पुलिस की पहली गाड़ी जो है वो आती है। 250 मीटर के फासले के ऊपर थाना सदर, 200 मीटर के फासले के ऊपर कोतवाली, और ये इर्द गिर्द हसास इदारों के दफ्तर भी हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पुलिस का रवैया जो है वो वतीरा और रवैया जो है वो रवायती ही रहा। बहुत शुक्रिया रमजान अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सरफराज कॉलोनी और जुल्फ़िकार कॉलोनी की गलियों में बारिश का पानी जमा। शहरियों को क्या मुश्किलात दरपेश हैं, कुछ ही देर में जानेंगे फसी नकवी से। फसी नकवी लाइन में मौजूद हैं। बल्कि जी फसी, बताइएगा क्या मुश्किलात दरपेश हैं शहरियों को और क्या सूरत हाल है इस वक्त गलियों की?
جی بالکل، صبح سویرے ہونے والی بارش کی وجہ سے شہر کے بیشتر علاقے جو مختلف علاقے ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں، اور اس وقت بھی یہاں پر ذوالفقار کالونی اور سرفراز کالونی کے جو گلیاں ہیں وہ بارش کے پانی میں ڈوب چکی ہیں۔ یہاں پر ہمارے ساتھ شہری موجود ہے، آئیے ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ بتائیے گا کہ یہاں پر اکثر بیشتر یہی حالات رہتے ہیں بارش میں؟ یہ حالات ہے جی، آپ بتائیے گا۔ وہ جڑے تو پتر کہن دے اس تو بہت گندے حالات نے جدو چوراں نو بہن چودا نو دینے نے بہت۔ جی بالکل، ساتھ شہری موجود ہیں، آپ بتائیے گا۔ ہاں جی بھائی، یہی حالات ہیں، کاروبار کا بھی مسئلہ بنا ہوا ہے، اسی وجہ سے پانی روز اکٹھا ہو جاتا ہے، بارش کم ہوتی ہے، فیکٹریوں کا پانی زیادہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ کوئی آتا ہے صاف صفائی کے لیے کہ کوئی نہیں آتا؟ نہیں، کوئی نہیں آتا، خود ہی سوکھتا ہے یہ۔ ہاں جی، آپ اگلی طرف آ جائیں، آپ بتائیے گا کہ یہی حالات رہتے ہیں؟ ہاں جی، یہی حالات رہتے ہیں، بڑی دیر سے ادھر پانی کھڑا ہے ایسے ہی۔ بہت شکریہ فصیح اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد میں ڈپٹی کمشنر کمپلیکس کی راہداریوں سے بارش کے پانی کی نکاسی ممکن نہ ہو سکی۔ شہر بھر سے بارشی پانی کی نکاسی کے دعوے کرنے والے اپنے دفتر سے ہی پانی نہ نکلوا سکے۔ اسی پر بات کرتے ہیں وکاس بیگ سے۔ جی وکاس بیگ، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، شہر کے مختلف شاہراہوں گلی محلوں کی طرح ڈپٹی کمشنر کمپلیکس میں بھی بارشی پانی کا راج دکھائی دے رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کمپلیکس کی اگر بات کر لی جائے تو شہر کا سب سے بڑا آفس ہے، لیکن اس کی مختلف راہداریاں جو ہیں وہ بارشی پانی کے باعث جو ہے متاثر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، جس سے نہ صرف آنے والے سائلین بلکہ خود دفتری عملے کو جو ہے وہ بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ خاص طور پہ اگر بات کر لی جائے ڈپٹی کمشنر کمپلیکس میں موجود اسلحہ برانچ، بہبود فنڈ برانچ، اس کے ساتھ ساتھ ڈے کیئر سینٹر اور ڈپارٹمنٹ آف ڈیولپمنٹ جو ہے، اس کی راہداریاں مکمل طور پہ بارشی پانی سے بھری ہوئی ہیں، جس کے بعد سائلین اور ملازمین کو جو ہے اپنے دفاتر میں آنے میں جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ شہر بھر سے نکاسی آپ کو یقینی بنایا جائے گا، لیکن اس صورتحال جو ہے وکاس بیگ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد میں فیسکو کا اپنا ہی ڈی او مبینہ طور پر بجلی چوری میں ملوث نکلا۔ ایس ڈی او مسلم ٹاؤن عمیر رضا پر بجلی چوروں کا سہولت کار ہونے کا الزام معطل کر دیا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد میں فیسکو کا اپنا ایس ڈی او مبینہ طور پر بجلی چوری میں ملوث نکلا۔ بات کریں گے اسی حوالے سے، اویس علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اویس، بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، ایس ڈی او مسلم ٹاؤن سب ڈویژن عمیر رضا جو ہے وہ مبینہ طور پر بجلی چوری میں جو ہے وہ ملوث نکلے ہیں۔ آج اس پر سے ایکشن لیتے ہوئے ان کو جو ہے وہ ملازمت سے معطل کر دیا گیا ہے۔ پارٹی کی جانب سے اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بھی جاری کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے جو ہے وہ فیسکو کام کا یہی کہنا ہے کہ بجلی کے خلاف کارروائیوں میں سستی برداشت نہیں کی اور بجلی چوروں کے خلاف کریکڈاؤن جاری رہے گا۔ چین میں فیسکو ملازمین کی جانب سے سستی برداشت کی جائے گی، ان کو فی الفور جو ہے وہ نوکری سے معطل کیا جائے گا۔ بہت شکریہ اویس اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ جنگ میں آسٹن انجیکشن لگنے سے 3 مریض متاثر ہو گئے۔ 2 خواتین اور 1 مرد مریض کو ڈی ایچ کیو ہسپتال میں انجیکشن لگایا گیا۔ ڈاکٹر کے خلاف انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، جنگ میں آسٹن انجیکشن لگنے سے 3 مریض متاثر ہو گئے۔ 2 خواتین اور 1 مرد مریض کو ڈی ایچ کیو ہسپتال میں انجیکشن لگایا گیا۔ اس حوالے سے بات کریں گے وسیم عزیز سے، اپڈیٹ کیجیے گا وسیم۔ جی بالکل، جنگ سے تعلق رکھنے والے 3 افراد ویسٹرن انجیکشن سے جو ہے وہ متاثر ہوئے۔ میں صدر پی ایم اے ڈاکٹر اعجاز سلطان صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، 3 افراد کو یہ انجیکشن لگایا گیا، اس کے بعد جو ہے ان کو ملتان ریفر کر دیا گیا، کیا اپڈیٹ ہے مزید اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ انجیکشن ویسٹرن جو ہے نا وہ شوگر کے پیشنٹ کو لگایا جاتا ہے جن کی آنکھ کے پردے کے اوپر سوزش ہوتی ہے یا کوئی وین بلاکیج ہوتی ہے، تو یہ روٹین میں لگایا جاتا ہے، آل اوور دی ورلڈ اس کو لگایا جا رہا ہے۔ تو انفارچونیٹلی لاسٹ تھرسڈے کی جو ہماری لسٹ تھی اس کے اوپر 3 پیشنٹس کو یہ انجیکشن لگایا گیا ہے۔ اس کے بعد ان کی آنکھ میں پرابلم ہوئی، تو اس کے بعد جو انیشیل ٹریٹمنٹ تھی ہم نے فوراً ان کو ٹریٹ کیا ان پیشنٹس کو۔ اس کے بعد فردر ٹریٹمنٹ کے لیے ہم نے ان کو ریفر کر دیا نیشنل ہاسپٹل ملتان میں، تو اس ٹائم وہ وہاں پہ ایڈمٹ ہیں، ان کا پراپر ٹریٹمنٹ چل رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے وہ جب پروب کیا
तो फौरी तौर पे हमने वो स्पेसिफिक इंजेक्शन है उसको हमने रोक दिया है और उसके ऊपर इंक्वायरी कमेटी भी बैठ गई है, जिसमें प्रोफेसर असद असलम साहब हैं जो कि किंग एडवर्ड के प्रोफेसर हैं, उनकी सरबराही में तश्कील दे दी गई है। तो उसकी जब तक फाइंडिंग नहीं आती, पिन पॉइंट नहीं हो जाता कि किस लेवल पे ये प्रॉब्लम हुई है, उस वक्त तक हमने इसको रोक दिया है। वसीम अजीज हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में ममनुआ इंजेक्शन वेस्टर्न की खरीदो फरोख्त बंद ना हो सकी। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने जंग समेत पंजाब भर में 12 ड्रग कंट्रोलर्स और ड्रग इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल कर दिया है। ड्रग कंट्रोलर अतिया नवाज समेत 12 मुलाजिमीन के खिलाफ पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको अपडेट करें, इंजेक्शन के हवाले से मजीद बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंग समेत पंजाब के कई जिला में ममनुआ इंजेक्शन जो है वो इस्तेमाल होता रहा। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से जो है वो कार्रवाई की गई है और ड्रग कंट्रोलर जंग अतिया नवाज समेत पंजाब के मुख्तलिफ जगहों पर काम करने वाले जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं उनको फौरी तौर पर मुअत्तल करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जो महकमा की जानिब से जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसमें बताया गया है कि पीडा एक्ट के खिलाफ जो है वो इन मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई होगी। जी कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया रमजान अपडेट करने के लिए। डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद में महकमा सेहत माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के मातहत अल्ट्रासाउंड मशीन से महरूम बुनियादी मराकज सेहत की तादाद मांग ली गई है। आपको अपडेट करें, इस हवाले से मजीद बात करने के लिए मौजूद हैं अज़ादार हुसैन। अज़ादार, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल हुकूमत पंजाब की जानिब से फैसलाबाद जिला भर में 167 बुनियादी मरकज़ सेहत बनाए गए हैं जो कि देही आबादी के मुकीनों को इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम कर रहे हैं और 167 में से 124 बुनियादी मरकज़ सेहत ऐसे हैं जिन्हें 24/7 का माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के तहत दर्जा दे दिया गया और वहाँ पे 24 घंटे जो जच्चा बच्चा की सहूलियात है वो मुयसर आ सकेंगी। मगर जो बुनियादी मरकज़ सेहत है वहाँ पे अल्ट्रासाउंड की जो है वो सहूलत मुयसर नहीं है। 124 में से 8 बुनियादी मरकज़ सेहत ऐसे हैं जहाँ पे अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद है, जबकि 116 बुनियादी मरकज़ सेहत ऐसे हैं जहाँ पे अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद नहीं है। और ऐसे में डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम इंतजामिया की जानिब से तफसीलात तलब की गई हैं कि तफसीलात जो है वो फराहम की जाएँ और इसकी एक समरी बाकायदा तौर पे जो है वो डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को भिजवाई जाएगी और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को जो है वो 116 जो अल्ट्रासाउंड मशीन है उनकी फराहमी के मुतल्लिक जो है वो ख़त लिखा जाएगा। और ऐसे में जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम है डॉक्टर खादम हुसैन, उनका ये कहना है कि समरी जो है बनाई जा रही है और जल्द डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को भिजवाई जाएगी। और अज़ादार हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि पंजाब के सीमज़दा इलाकों में ट्यूबवेल सोलर एनर्जी पर मुंतकिल होंगे। टोबा टैक्सिंग में 85 काश्तकारों के ट्यूबवेल्स को फ्री सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। कुरंदाजी की तकरीब जिला काउंसिल हॉल में हुई है, इस हवाले से बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। अपडेट कीजिएगा मुबशर। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग के सेमज़दा इलाकों में लगे ट्यूबवेल्स को अब सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा। इस हवाले से आज टोबा टैक्सिंग के जिला काउंसिल हॉल में एक कुरंदाजी हुई जिसमें खुश नसीबों के नाम भी आए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम से बात भी करते हैं और जानते हैं। असरा बताइएगा कितने लोग ऐसे हैं जिनको अब सोलर में मुंतकिल करने जा रहे हैं और इससे काश्तकार को फ़ायदा क्या होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी आपका बहुत शुक्रिया। जी आज यहाँ पे टोबा टैक्सी में इकट्ठे हुए हैं, बेसिकली एक बैलेटिंग है जो सोलराइज ट्यूबवेल जो है उसकी सेमज़दा इलाकों में। तो इस सिलसिले में ये बताता चलूँ, हुकूमत पंजाब का ये प्रोजेक्ट है जिसमें एनर्जी डिपार्टमेंट के तावन से हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट के लिए भरपूर तरीके से काम कर रहा है। और इसी सिलसिले की एक कड़ी ये है कि सेमज़दा इलाकों में सोलराइज ट्यूबवेल ज़िम्मेदारों को मुफ्त दिए जा रहे हैं और लगभग 85 के करीब हैं ट्यूबवेल्स जो कि मुफ्त तकसीम किए जाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। इस सिलसिले में आज यहाँ पे बैलेटिंग की गई है और बिल्कुल फ्री एंड फेयर तरीके से। और इसका फ़ायदा जो है ये एक ज़िम्मेदार को सबसे पहले तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ट्यूबवेल मिल जाएगा। और आपको पता है पानी की किल्लत रहती है और एक तो पानी की जो कमी है उसको पूरा किया जा सकेगा। एट द सेम टाइम जो नहरी पानी है, ऐसी ज़मीन को फिर नहरी पानी नहीं लगेगा और वो नहरी पानी की भी सेविंग होगी। और ओवरऑल जैसे आपको पता है हमारा जो खित्ता है वो आने वाले दिनों में पानी की कमी का शिकार हो सकता है। तो इस सिलसिले में मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ी दूरअंदेश सोच है और एक जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो प्रोजेक्ट है ये ज़िम्मेदारों की खुशहाली के लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ साबित होगी। मुबशर हसन नकवी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
दूसरी जानिब खुड़ियावाला चक 106 में जीसी विमेन यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस की तामीर नो का फैसला। महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से कैंपस की तामीर नो के लिए 1 अरब 26 करोड़ रुपए का PC1 मंजूर कर लिया गया है। खुड़ियावाला चक 106 में जीसी विमेन यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस की तामीर नौ का फैसला। महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से कैंपस की तामीर नौ के लिए 1 अरब 26 करोड़ रुपए का PC1 मंजूर कर लिया गया है। बात करेंगे इसी हवाले से इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के इलाका चक नंबर 106 तहसील खुड़ियावाला में जीसी यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस की तामीर नौ का फैसला किया गया है। जीसी वोमेन न्यू कैंपस की तामीर नौ का PC1 हायर एजुकेशन इस्लामाबाद की जानब से 1 अरब 26 करोड़ का मंजूर किया गया है और सड़क के अतराफ में 2 किलोमीटर से ज़ायद की सड़क की तामीर और मरम्मत के लिए डायरेक्टर डेवलपमेंट की जानब से महकमा हाईवे फैसलाबाद को मरासर साल किया गया है। सड़क के तामीराती कामों पर 38 करोड़ से ज़ायद की लागत आएगी और इस स्कीम को 1 अरब 26 करोड़ की स्कीम को ADP स्कीम का हिस्सा बनाने के हवाले से डायरेक्टर डेवलपमेंट की जानब से तमाम तफसीलात जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को इरसाल कर दी गई हैं और जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी का जो न्यू कैंपस है वो खुड़ियावाला चक नंबर 106 में कायम होगा, जिसके लिए जो है वो 300 से ज़ायद एकड़ जो जगह है वो मुख्तस की गई है और गवर्नमेंट पंजाब की जानब से एलोकेशन भी कर दी गई है, जबकि हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद की जानब से 1 अरब 26 करोड़ का जो है वो PC1 भी मंजूर किया गया है। अभी स्कीम की तमाम तफसीलात जो है वो डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद तमाम हाई अथॉरिटी से लेकर इस स्कीम को ADP स्कीम। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। क्या आपको बताया, जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सिक्योरिटी प्लान की मंजूरी। RPO डॉक्टर आबिद खान ने सिक्योरिटी प्लान की मंजूरी दे दी। फैसलाबाद रीजन में 233 जुलूस और 31 महाफिल होंगी। चारों अजला में 4904 पुलिस अफसर व एहलकार तैनात होंगे। RPO का जिले पुलिस सरबराहान को सिक्योरिटी सुपरवाइज करने का हुक्म। आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद में नक्शे आर्ट्स एसोसिएशन के इश्तराक से रबीउल अव्वल की मुनासबत से कुरान खताती नुमाइश हुई है। इस हवाले से बात करेंगे फिल्जा लियाकत से। अपडेट कीजिएगा फिल्जा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में कुरानी खताती नुमाइश का इनेकाद किया गया रबीउल अव्वल की मुनासबत से, जो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है। इस मुबारक महीने की खुशी से कह सकते हैं पहले भी जो तस्वीर नुमाइश का इनेकाद किया गया था। आज पाकिस्तान भर से जो है 150 फनकार जो है इस नुमाइश में उन्होंने हिस्सा लिया है और अपनी तस्वीर नुमाइश जो है वो उन्होंने यहाँ पर लगाई है। इसी का मौके की अगर बात की जाए, इस मौके पर इफ्तिताह जो है कमिश्नर सलवा सईद ने किया है। मेरे साथ मौजूद आइए, इनकी जानब चलते हैं और इनसे जानते हैं। बहुत सी आपने देखा नुमाइशें, बहुत से आर्टिस्ट है, बहुत मतलब आपके दिल को छूती हैं। बहुत सी ऐसी आपको लगता है कि मतलब इसमें बहुत गहराई से बहुत एक मिनट देखी है उसमें, मतलब उसमें आयतें किस अंदाज से लिखी हुई हैं। तो क्या कहेंगी कि किस तरह की आपको ये लगे नुमाइश? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल रबीउल अव्वल की मुनासिबत से यहाँ पर जो है वो एक नुमाइश का इफ्तिताह जो है वो हम सब यहाँ उसमें शामिल हुए। ये जो है लोगों का आर्ट आप देखते हैं और उनका टैलेंट आप देखते हैं तो वो एहसास होता है कि हमारे यहाँ कितना ज़्यादा जो है वो टैलेंट छुपा हुआ है लोगों में। और ये जो कुरानी खताती है और कैलीग्राफी के जो तमाम एग्जिबिशंस हैं, ये हमारा जो है ना वो एक खासा रहा है हमेशा से और ये एक रिफ्लेक्ट करता है हमारी अपने रिलीजन से मोहब्बत को, जो है वो रिफ्लेक्शन भी है उसकी, क्योंकि ये हर एक आप जो देखते हैं यहाँ पीस ऑफ आर्ट इसको बनाने में कई माह जो है वो दरकार होते हैं। तो यहाँ तकरीबन 150 जो है वो हमारे आर्टिस्ट उनकी यहाँ काम को जो है रिफ्लेक्ट किया गया है और एक बहुत अपॉर्चुनिटी है हमारे आर्टिस्ट के लिए। वो बहुत इनकरेज्ड फील करते हैं कि उनका काम इस तरह से जो है वो लोग देख रहे हैं जौक दर जौक और उससे उनको मज़ीद जो है वो मोटिवेशन भी मिलती है। और मेरे ख़्याल में ये जो तमाम काम है ये उनकी मोहब्बत का और उनके लगन का एक सबूत है, जो हम अपने दीन से और अपने जो है रब से वो और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक जो है ना उसका एक आप समझ लें आईनादार है ये। जी बिल्कुल, मेरे साथ डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल के अब्रार आलम जो है वो भी मौजूद हैं। इनकी जानब चलते हैं और इनसे जानते हैं। जी बताइए, आपकी बहुत अच्छी काविश है। रबीउल अव्वल की मुनासबत से आज ये दूसरी नुमाइश का इनेकाद किया गया और आज की जो नुमाइश है उसमें बहुत से प्रोफेशनल्स ने हिस्सा लिया और बहुत अच्छी अच्छी जो तस्वीर बनाई हैं। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे लिए तो सादत की बात है, ये मेरा दूसरा इवेंट है तो कैलीग्राफी की कुरान में हिस्सा लेना मेरे लिए तो सादत की बात है, जिनका ये मुबारक महीना चल रहा है। मैं तमाम आर्टिस्टों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ इसमें पार्टिसिपेट किया और कमिश्नर साहबा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस हमारी आज तकरीब का इन्होंने इफ्तिताह किया। तमाम आर्टिस्ट जितने भी यहाँ मौजूद हैं सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। कुरान पाक के अपने अंदाज में अपने प्यार को इन्होंने इजहार किया है, जिसके लिए मैं सबको मुबारकबाद पेश।
ये 6 तारीख तक लगी रहेगी, 6 अक्टूबर तक। बिल्कुल, नुमाइश की अगर बात कीजिए 6 अक्टूबर तक जो ये नुमाइश लगी रहेगी, तो बहुत से नौजवान है फैसलाबाद फिजा में अपडेट करें थी, बहुत शुक्रिया आपका।